ऑनेस्टली हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गए हम वापस से एक बार फिर से वीडियो नंबर 4 लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सारी बातें करेंगे। अब शुरू होने वाला मेन टॉपिक इस चैप्टर का। इस चैप्टर का 12th में जो टॉपिक्स रोल प्ले करने वाले वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला। आपको जैसे पता होगा कि मैंने कहां से शुरुआत करी थी। मैंने शुरुआत करी थी कि सबसे पहले मैंने मैग्नेट पढ़ा है, बार मैग्नेट पढ़ा है, बार मैग्नेट के बेसिस के बाद मैंने मैग्नेट डाइपोल मोमेंट पढ़ाया। ये सब होने के बाद फिर हमने पोल स्ट्रेंथ की यूनिट देखी, मैंने डाइपोल मोमेंट की यूनिट देखी, बहुत बढ़िया ये सब देखा। फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हमने मैग्नेटिक मोमेंट फॉर करंट कैरिंग लूप क्या होता है, सब यूनिट वाली बातें कर ली थी। यूनिट वाला ही पेज है। फिर पोल स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, मैग्नेट को ऐसे कट किया, और ऐसे कट किया, ये सारी दुनियादारी हमने देखी कि भाई पोल स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये सारा पेज वही बताता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया वीडियो देख के यार तो मजा आ रहा होगा। फिर सेकंड वीडियो में हमने वीडियो नंबर 2 में यहीं से हमने क्या ले लिया था, हमने क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर दिया था कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, ये सारे सवाल वीडियो नंबर 2 की बात चल रही है अभी। वीडियो नंबर 2 में ये भी हो गया था शायद से, बहुत बढ़िया। फिर वीडियो नंबर 3 शायद से यहाँ से आ गया था, यहीं कहीं से शुरुआत हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। वीडियो नंबर 3, ठीक है, हाँ ये सारी बातें वीडियो नंबर 3 में हुई है, नो डाउट। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से, बहुत सुंदर। ये सब देखिए वीडियो नंबर 3 में खत्म हो गया था पढ़ा करके, इसे पढ़ने में खत्म हो गया था। आज शुरुआत होगी वीडियो नंबर 4 की, यहाँ से वीडियो नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होगा। पढ़ो क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी बोला सर, क्या बोला हुआ है, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब आपको वीडियो नंबर 3 ये सब पढ़ करके आना है सर। अगर ये सब आप नहीं पढ़े, अगर आपको ये नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं आता, आपको फिर ये नहीं आता, ये सब नहीं पढ़ के रहे हैं तो हो सकता है क्या, डेफिनेटली आपको डेरिवेशन नहीं समझेगा, ये सब पढ़ करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो नंबर 3 बेहद जरूरी हो जाता है इस डेरिवेशन के लिए। ठीक है, हालांकि मैं चाहता था कि मैं इस पार्ट को उसी वीडियो में रखूं, पर वीडियो लंबी हो जाती है। 1-1.5 घंटे का ही वीडियो बनाने का टारगेट होता है, 1 घंटे का ही, तो हमने 1 घंटे का बनाया था। बट आज टारगेट क्या है अपना, ये तो अपन करेंगे ही। उसके बाद आपको बढ़िया बढ़िया नोट्स दूंगा, देखो बढ़िया बढ़िया नोट्स, हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, पहले बताएंगे कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि मैग्नेटाइजेशन होने की कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनने की। फिर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात की जाएगी कि भाई जो मैग्नेटिक मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं। मतलब कि अगर मैं किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करता हूं, मैं मैग्नेट की मदद से किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं उसको मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए फोर्स करता हूं, तो उनमें से जो मटेरियल्स हैं, वो मटेरियल किन 3 तरीकों से बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, किन 3 तरीकों से उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, वो 3 टाइप पढ़ेंगे। जैसे एक है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, वो सब क्या होता है सारी बातें करेंगे। बढ़िया, देखो हैंड रिटन नोट बढ़िया अच्छे से लिखा है मैंने अपने हाथों से, एकदम सुपर तरीके से सारी बातें करी है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का वीडियो, थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अच्छा है, काफी बढ़िया वीडियो होगा। बढ़िया अच्छा खासा आपको नोट्स दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें, बहुत बढ़िया सर, एकदम कलरफुल। क्यों लिखा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाई टेम्परेचर, ये सारी बातें, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है सर, आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, इतना ही पढ़ लोगे बहुत हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये सब होता है, सारी बातें। ठीक है, फिर वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी और एक वीडियो और बनेगा जिसमें हिस्टेरेसिस लूप जो होता है उस लूप को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक और शुरू करते हैं, देखते हैं। अब रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने लिया सोलेनोइड। अब सोलेनोइड के बारे में तुमको याद होना चाहिए, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की एक बात बोल देता हूँ कि सोलेनोइड क्या होता है, वो सब देखो, वो सब पढ़ा चुका हूँ, तो उस वीडियो में जाकर के देख लेना। चैप्टर नंबर 10 में वीडियो नंबर कुछ 7-8 होगा जो भी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लोगे, मिल जाएगा, सोलेनोइड करके लिखा रहेगा थंबनेल पे। आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइड सर ऐसा होता है, नो डाउट ये सोलेनोइड होता है। ठीक है, और इसमें से करंट अगर मान लेते हैं, ऐसा दौड़ रहा है सर, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेता हूँ, थोड़ा गैप में करके बना लेता हूँ, ऐसे बना लिया। ठीक है, थोड़ा गैप वाला बना लिया, और इसमें से आप ध्यान दोगे सर अगर, तो करंट ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, ओ यूं ही रोने नहीं दूंगा, ये गाना सुना तुमने सर? अलग ही सीन है सर, अलग ही पिक्चर दिखा दिया सर इस बार तो। आप मतलब पिक्चर में क्या ही दिखा रहे हैं सर, बढ़िया पिक्चर है, बट ठीक है एक तरीके से अभी उसके बारे में क्या ही बात करें। मतलब आप सोचो कि मैंने एनिमल मूवी देखी, उस मूवी में क्या हो रहा है पता है, उस मूवी में जो मूवी के जो सीन है उसी के बैकग्राउंड में गाना डाल दिया गया, गाने के लिए अलग वीडियो शूट हुई नहीं है। मतलब सीन चालू है कुछ और, उसमें गाना डाल दिया कुछ और। अच्छा है वैसे, मतलब उनकी साइकोलॉजी होगा, अच्छी अच्छी पिक्चर है, कुछ हद तक अच्छी है, कुछ हद तक ठीक है, उसके बारे में क्या ही बातें करें। बट हाँ एक बात बोल दूंगा कि उन्होंने लिखा है 18 बिलो वाले मत देखो, मुझे लगता है कि 20 तक जो है, जो 20 से बिलो है वो भी मत देखिए पिक्चर को। मुझे लगता है कि ऐसे कंटेंट को देखने के लिए मैं अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप ऐसे कंटेंट तभी देखें जब आपका माइंड पूरी तरीके से डेवलप हो जाए उस लेवल पे कि आप कोई भी कंटेंट देख लो, आपका माइंड इस तरीके से स्ट्रांग और डेवलप्ड हो जाना चाहिए कि आप कोई भी कंटेंट देखें, वो कंटेंट आपके दिमाग पे हावी ना हो। क्योंकि जब आप थिएटर से बाहर निकले, आप उस मूवी से बाहर निकले, तो आपको ये याद होना चाहिए कि रियल लाइफ, रियल दुनिया कुछ अलग है सर, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस कंटेंट से आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है जब आप ऐसे एग्रेसिव कंटेंट देखते हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा एग्रेशन वाला कंटेंट है, पिक्चर में गुस्सा करता है बंदा। तो जब ऐसे कंटेंट देखते हो, मतलब क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका माइंड डेवलप नहीं है तो आप उसको कॉपी करने लगते हो। एग्जांपल देता हूँ, बचपन में मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा
जिसमें फर्स्ट टाइम अगर बचपन में ही अगर क्लास 5 क्लास 4 में क्लास 6 में अगर उसने स्पाइडरमैन देखा है तो पक्का वो मकड़ी ढूंढ रहा होगा कि वो सोच रहा होगा कि मकड़ी मुझे भी काट ले, कचिक 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 मकड़ी मुझे भी काट ले और मैं भी स्पाइडरमैन कचुक कचुक बन जाऊं सर। रियल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, बात समझ में क्या गया। पर बच्चों को वो कंटेंट हावी हो जाता है उनके दिमाग पे। तो आपका माइंड कैसा होना चाहिए कि ये डिफरेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका माइंड इतना डेवलप्ड होना चाहिए कि आप कैसा भी कंटेंट देख लो, कोई भी कंटेंट देख लो, उसका इंपैक्ट आपके माइंड पे नहीं होना चाहिए। आप वहां से अगर वो एग्रेशन वाला है, एब्यूसिव वाला है, ब्लड शेड वाला है, ए रेटेड है, ठीक है, आर रेटेड है, कुछ भी आप देख ले, रियलिटी का फर्क आपका माइंड भूलना नहीं चाहिए कि रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए, हावी नहीं हो जाना चाहिए, उसका वो चीजें उसकी प्रॉपर्टी इंड्यूस नहीं होनी चाहिए, उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी बातों में नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, आपके बिहेवियर में नहीं होना चाहिए, आपके एक्शंस में नहीं होना चाहिए। जस्ट फॉर फन आगे निकलो, भूल जाओ सब कुछ, इस तरीके से माइंड को डेवलप करो। और वो माइंड अक्सर मुझे लगता है, मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि जब तक आप 20 साल के होते तब तक नहीं होता। अक्सर 20 साल तक आप कॉपी कर रहे होते दूसरे को। अगर आपको दूसरों की कोई बात अच्छी लग गई तो आप कॉपी कर लोगे, कुछ अच्छा लग गया, कुछ इंस्पायरिंग लग गया, कॉपी कर लोगे, अच्छी बात है। अच्छी चीजों को तो कॉपी कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, पर एग्रेशन को कॉपी कर लिया तो दिक्कत है। वहां से फिर आपकी लाइफ की बैंड बच जाएगी, बिकॉज हम कैरेक्टर्स को जो प्ले कर रहे हैं वो खुद ही वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को याद रखें, आप वो पिक्चर ना देखें। मैं तो बोलूंगा कि 20 के नीचे वाले भी मत देखें, 20 तक ना देखें। आप, मुझे लगता है कि आप रियलिटी का फर्क समझना शुरू कर देते हो आप जब 22-23 साल के हो जाते हो, 22, 23, 24, तब तक आपका माइंड इतना इवॉल्व हो चुका होता है कि अब आप कोई भी कंटेंट देख लो, आप रेडी हो ये फर्क समझने के लिए, और इसलिए रेडी हो कि वो कंटेंट आपके सर पे ना चढ़ सके, कोई भी कंटेंट आपको हावी ना हो सके, सिर्फ इतना चाहता हूँ। तो आप लोग तो नहीं देखेंगे सर, जो लोग वायसारियंस हैं, वायसारियंस जो हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, वो मत देखो सर पिक्चर। हाँ, गाने में सुन लो, वो यूं ही रोने नहीं दूंगा, ये देख सकते हो सर। सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड 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 बहुत बढ़िया सर, सोलोनॉइड है। अब इस सोलोनॉइड में एक बात मुझे पता है कि सर अगर आप देखिए ध्यान से तो करंट ऐसे दौड़ रहा है, है कि नहीं? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं ऐसे दिखाता हूँ, करंट ऐसे गया है, है कि नहीं यार? करंट ऐसे दौड़ रहा है, हाँ ना तो बोलो, पक्की बात। करंट ऐसे दौड़ रहा है, जब करंट ऐसे दौड़ रहा है, जैसे गोल गोल घूम करके दौड़ रहा है करंट, ये 4 उंगली मतलब करंट, देखना ध्यान से, ये 4 उंगली मतलब करंट। जब करंट ऐसे गोल गोल घुमा तो अंगूठा मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर यहाँ से निकल रही है और घूम करके ऐसे आ रही है। तो ये सब तो सिखा चुका हूँ यार, मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ये कहना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, नो डाउट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और ऐसे बाहर की तरफ आ जाएंगी, यहाँ पे ऐसे जाएंगी और यहाँ से फिर बाहर निकलेंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी, यहाँ पे अंदर जाएंगे, यहाँ पे अंदर जाएंगे। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे ये भी पता है, इसी के साथ साथ मुझे भी पता है कि अगर मैं ये ना बनाऊं तो सर आप ये भी बना सकते हो। एक बात तो पता लगे कि एक्चुअल में ये हो रहा है, ठीक है, तो मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करनी है। अगर मुझे अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करनी हो तो मैं कैसे करूंगा बताओ? मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये देखो, मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, लगातार मान लेते हैं, और उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बताओ? ऐसे से जा रही है, ऐसे ब्लू ब्लू से दिखा देता हूँ, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है बताओ? बी इज इक्वल टू एयर में ना, क्योंकि इसमें एयर है, सोचो, क्योंकि इस सोलेनॉइड में मैंने कुछ भी अंदर डाला नहीं, कोई रॉड बिट नहीं डाला मैंने, तो ये जो बी नोट होगा ये फॉर एयर मीडियम के लिए, फॉर एयर मीडियम के लिए मैं इसको रफ करने वाला हूँ, समझ लो। एयर मीडियम के लिए जो म्यू नोट होगा वो होगा म्यू नोट एन आई, ये हमको पता है। हाँ, बाहर एंडिंग पे आधा हो जाता है, वो सब बातें मैं कर चुका हूँ। म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई, तो मैंने वही लिखा कि जो एयर, अगर मैंने सिर्फ एयर मीडियम की बात करी तो मैंने म्यू नोट एन आई लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने एक रॉड को रख दिया, हमने एक रॉड को रख दिया, देखो ध्यान से देखो, हमने एक रॉड रख दिया भाई, मैंने अंडरलाइन कर दिया इस बात को, देखो थोड़ा, हमने एक रॉड को रख दिया। जैसे हमने एक रॉड को रखा, जाहिर सी बात है कि जो रॉड होगा ये रॉड मैग्नेटाइज होगा, ये रॉड ऐसे ऐसे मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे भी जा रही होंगी, यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, फिर जा रही है, डेफिनेटली जा रही है, नो डाउट। तो ये मैग्नेटाइज होगा, तो अब इसके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस रॉड के पास, वो क्या होगी? एक है बी नोट, बी नोट क्या है? ड्यू टू एयर, एयर मीडियम की वजह से, और एक है जो बी होगा जो इंड्यूस हो जाएगा, वो है आयरन गेट मैग्नेटाइज, आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, आयरन भी मैग्नेट जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा, इसलिए आयरन गेट मैग्नेटाइज होती है। पक्की बात यहाँ से समझ में आ गई? अब देखो जो लिखने वाला हूँ वो याद रखने वाली बात है कि जो बी नोट की वजह से, बी नोट ड्यू टू एयर की वजह से, आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, बट ये नहीं करना, मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मुझे ये फॉर्मूला पुट करना जो मैंने अभी तक सीखा इस चैप्टर में, मुझे बी की वैल्यू पुट करनी है म्यू नॉट इंटू एच, सोर्स इंटू मीडियम, सॉरी सोर्स मीडियम इंटू सोर्स,
एच मतलब सोर्स होता है, म्यू नॉट ये यहाँ पे सोर्स के जैसा काम कर रहा है। अच्छा, सोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, सोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, शायद से नीट में आया था, मेरे को याद आ रहा है, नीट में आया था शायद से। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर सोलेनॉइड, ठीक है, मैं इसको छोटा बना रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फाइंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर सोलेनॉइड या फिर ऑफ सोलेनॉइड, जो भी बोल लो। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब होता है एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब होता है एच। अब तुम्हें बी नॉट की वैल्यू पता है, म्यू नॉट इंटू एच, तुमको पता है। देखो, तुमको पता है कि तुम्हारी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, एच की वैल्यू सोचो, एच की वैल्यू क्या है बताओ, एच की वैल्यू क्या होती है? तो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तुमको पता है कि तुम्हारा जो बी नॉट होता है, एच क्या होता है? एच इज कंप्लीट सोर्स। बी नॉट क्या होता है? सोर्स और मीडियम होता है। तुमने इसी को मीडियम से डिवाइड कर दिया, मीडियम मीडियम कैंसिल हो जाएगा तो सोर्स बचेगा, इसलिए मीडियम से डिवाइड कर दिया म्यू नॉट से। बस समझ में क्या कह रहा हूँ? सिंपल है, एच की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ? अब मुझे पता है कि जो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू, वो होती है म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन में म्यू नॉट एन आई अपॉन में, ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो अपॉन में ये म्यू नॉट, अगर म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो एच, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बहुत टाइम बाद जब लिखने लग जाता हूँ तो राइटिंग बनती नहीं है, एन इंटू आई, दिस विल बी द मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर सोलेनॉइड। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और सोलेनॉइड, फॉर सोलेनॉइड। बहुत बढ़िया सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं इसको रेफ कर दूंगा अभी, इसको छोटा बना के किसी कॉर्नर में डाल दूंगा, ठीक है? समझा कि नहीं यार? पक्की बात, आना तो बोलो, आर यू श्योर? ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। अभी वो आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करना है, ठीक है ना? तो एच की वैल्यू एन आई होता है, आई मतलब करंट है यहाँ पर, याद रखना, ठीक है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इस पूरी चीज को मैं छोटा बना देता हूँ। तो ये चीज को मैं कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ पे एकदम 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 कॉर्नर में रख देता हूँ, ठीक है? एकदम छोटा बना दिया हमने, एकदम छोटा सा बना करके रख दिया, ठीक है? कभी मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है? मैंने रख दिया, इस चीज को मैंने यहाँ पे रख देता हूँ, बहुत बढ़िया था, एकदम छोटा सा बना दिया। तो मुझे म्यू नॉट एच यूज करना है, प्लस देखो क्या यूज करना है मुझे, म्यू नॉट इंटू एच ड्यू टू एयर, और दूसरा बी इंड्यूस का डायरेक्टली। अब जैसे कि इसको प्रूफ करने गए तो डायरेक्टली काफी ज्यादा दिमाग लगेगा, नो डाउट यहाँ से रेफरेंस लेना पड़ेगा। डायरेक्टली याद रखो कि जो आयरन जब भी मैग्नेटाइज होगा तो जो बी इंड्यूस होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। ये जो आई है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये जो आई है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। कौन सा वाला? ये वाला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये वाला आई। ये जो आई है ना, ये वही आई है, आई। यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ सकती है बताओ? आई की वैल्यू यहाँ से आ सकती है चाहे एम इंटू एच। अब पिछला वीडियो देख करके आ रहे हैं तभी, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, अभी ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है? देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए म्यू नॉट आई हो गया। अब यहाँ से म्यू नॉट क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? एच प्लस आई बचेगा, समझ सी बात है। अभी मैंने एक बात बताई आपको कि जो आई होगा, जो आई होगा उस आई की जगह पे आप क्या कर सकते हो? चाहे एम मतलब मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी, एल का मतलब मीडियम नहीं आता, एम का मतलब मैग्नेटिक है, इट्स अ मैग्नेटिक, इट्स अ मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी। क्या है? सब्सटिबिलिटी, सब्सटिबिलिटी। तो चाहे एम इंटू एच होता है, इंटू एच। तो इस आई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? करो, बिल्कुल करो भाई, क्यों नहीं करोगे? करिए सर, बिल्कुल करिए। तो जो बी नेट होगा, बी नेट मतलब क्या? बी नेट का मीनिंग हो गया कि जो इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो बी एम लिख सकते हैं हम लोग। और हाँ, मुझे क्या वैल्यू आ गई बताओ थोड़ा? मुझे वैल्यू आ गई है म्यू नॉट, क्या है? एच प्लस चाहे इंटू इस आई की वैल्यू, आई की जगह में क्या पुट कर देंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। अब यहाँ से एच कॉमन आ सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एच कॉमन आएगा, म्यू नॉट इंटू एच अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एम। ये रिलेशन डायरेक्टली यूज होने वाला है आगे के डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में, इसलिए ये डेरिवेशन जानना बहुत जरूरी है। ये रिलेशन डायरेक्टली यूज होने वाला है सर पिछले देर में। बी एम हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बी एम
अपॉन एच, एच को मैं इधर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, यार राइटिंग अच्छी नहीं बन रही यार, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है, इतनी खास नहीं बन रही है, ठीक है अभी बनना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कसरत कर लिए। तो बी एम जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू बी एम, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो बी एम होगा मेरा अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस चाय एम। अब देखो ध्यान से, तो बी एम अपॉन एच जो है वो बी एम अपॉन जो एच है, ये जो एच है, ये एच अगर आप ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू एम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू एम, क्योंकि ये बी एम जो होता है, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एच, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, ये एच ये मीडियम के लिए है, मीडियम की बात चल रही है, अपॉन एच किया तो ये भी म्यू एम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसलिए एम कर दिया इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाय एम। अब म्यू एम अपॉन, ये डायरेक्टली याद रखना, ठीक है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट जो होता है इज इक्वल टू 1 प्लस चाहे एम, या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो बोलना चाहो बोलो। अगर आप इसको फोकस के साथ देखें ध्यान से तो म्यू एम अपॉन म्यू नॉट जो होता है, देखो ये मीडियम की परमिएबिलिटी है, किसकी परमिएबिलिटी है, मीडियम की परमिएबिलिटी है, ये परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ये सब लिख लेना, ठीक है, और ये एयर की है, एयर, एयर की परमिएबिलिटी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर मतलब रिलेटिव, मीडियम अपॉन एयर करेंगे तो रिलेटिव मिलता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एयर बोल दो, फिर फ्री स्पेस बोल दो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो बोलना चाहो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पे मिल जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए अपने को म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाय, दिस इज अ वेरी खूबसूरत सा रिलेशनशिप, दिस इज अ वेरी खूबसूरत सा, ये दिक्कत होती है कभी कभी, अलाइनमेंट बराबर नहीं बैठ पाता लीनियर में। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाय एम, सिंपल सी बात है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक है बहुत बढ़िया, म्यू आर, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये सारी बातें आ गई, हाँ ना तो बोलो पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई गिला शिकवा, चलिए आ गया, ठीक है, हम इसको ऐसा लिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिखा दें तो, अगर यहाँ पे इतना जगह बच गया तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको भी रहने देता हूँ, बेचारे को किधर भेजेंगे, ये थोड़ा सा इसको अलग से बॉक्सेस बना करके, ठीक है तुम इसको ले चुके ना वैसे भी, छोटा ही रहने देते हैं, सही है नहीं, ठीक, लो स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सर, यही 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 प्रूव करना था सर, बिल्कुल भी बिल्कुल यही प्रूव करना था, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे दिया है कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब देखो सोचो कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बन जाना, तो उस मैग्नेटिक फील्ड बनने का कारण क्या है, सबसे पहले बॉक्स में मैंने लिखा है एटम, एटम, एटम दिख रहा है तो एटम की फोटो बना लो, एटम की फोटो मान लेते हैं कि जैसे एटम का ये जो एक एटम है जिसका ऑर्बिट है, कोई तो एटम है जिसका न्यूक्लियस मान लेते हैं सेंटर पे है, ऐसा 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 हल्का सा न्यूक्लियस मान लेते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस है वो ऐसा सेंटर पे है, गुलाबी कलर का, ठीक है, और ये एटम ऐसा घूम रहा है, ये एटम, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, ये ऐसे अजीब लग रहा है, भद्दा लग रहा है, एक कॉपी और बनाते हैं, यहीं का इसी का एक कॉपी और बना लेते हैं, इसको काम करते हैं, इसको ब्लू से बना लेते हैं, और इसमें कलर फिलिंग वाला भी ऑप्शन है, फिल कलर करके, ठीक है इसको फिल कलर कर लेते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा, पिंक पिंक भी नहीं चल रहा है,
मुझे लगता है ठीक है, ये वाला सही रहेगा। ये जो लाल लाल है भाई वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। हाँ ना, तो बोलो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, सही कि नहीं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा छोटा दिखा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एन लिख देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो करंट इन है सर्कुलर रीजन। अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पहला पहला ये बहुत समझ लिया, दूसरा बहुत समझा कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा बहुत समझा, ठीक है। सर्कुलर करंट इन सर्कुलर रीजन, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सारी सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन सुनो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को मैं क्या करता हूँ, रेड रेड से बना देता हूँ, ठीक है, रेड से बना देता हूँ, रेड। ये रेड वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, कोई दिक्कत? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, रेड मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोचो इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे से घूम रहा है, टिडिंग 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 टिडिंग। लॉजिक के अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट बनता होगा। करंट को मैं क्या कर देता हूँ, मैं करंट को ब्लू से नहीं येलो से दिखाते हैं, येलो नहीं यूज हुआ इसमें। तो करंट हम लोग मान लेते हैं कि करंट जो है वो येलो से जा रहा होगा, ऐसा करंट भी सर्कुलर रीजन से जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है तो करंट ऐसे से घूम रहा होगा उसी में, ऐसा समझ लिया। क्योंकि हमने आज तक वही पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उतने दौड़ते हैं। अगर उसके हिसाब से ऐसा माना जाए, अगर थोड़ा सा थिंक किया जाए, इमेजिन किया जाए, तो हमने सोच लिया कि भाई करंट जो होगा वो भी सर्कुलर रीजन में से घूमता होगा, मान लेते हैं। एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो नहीं बताते। इसकी वजह से अगर करंट घूम रहा है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है और करंट ऐसे से घूम रहा है, तो पक्का जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनती होगी ऐसे से। ऊपर की तरफ ले लो, नीचे की तरफ ले लो, क्या दिक्कत है, वो घूम करके ऊपर की तरफ आने वाली है, तो ऊपर की तरफ ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई, इट विल फॉर्म मैग्नेटिक डायपोल। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक बार बनी, मान लेते मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से बाहर निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये साउथ बन गया होगा, ये नॉर्थ बन गया, ये मैग्नेटिक डायपोल बना लिया इसने। और एक बार डायपोल बन गया तो पक्का अगर मैंने यहाँ पे कोई मटेरियल रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड चली गई इसके अंदर, तो पक्का ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो कॉज ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन है, जो मैग्नेटाइजेशन का जो कॉज है वो एक्चुअल में एटम से स्टार्ट होता है। एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहे हैं, एटम के जो इलेक्ट्रॉन, रेड वाला सोचना, रेड वाला एटम के इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। तो हमने मान लिया कि भाई जो करंट होगा, जो करंट होगा, जो करंट होगा वैसे से घूम रहा होगा, ऐसा हमने मान लिया। मानने में क्या जाता है, अगर करंट घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा, बना होगा, करंट की वजह से मान लेते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बना तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक डायपोल बनता है। अगर फील्ड बनी तो डायपोल बन जाता है, डायपोल बना मतलब वो मैग्नेटाइज। अगर वो डायपोल बन गया, अगर मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हो गया भाई साहब, तो मतलब कोई मटेरियल को उसके आगे रखा हमने तो मैग्नेटाइज होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब ठीक उस तरीके की बात है कि अगर आप अभी समझिए कि आपने आग लगा दी, उस आग में अगर आपने कोई लोहा रख दिया तो लोहे को मेल्ट होना फिक्स है, और जो आयरन है पक्का मेल्ट हो जाएगा सर। जो चीज जिससे हार्म होती है उसको उसके सामने रख दी तो सिंपल सी बात है, जैसे पापा का मूड खराब है और पक्का तुमने पापा के सामने मस्ती कर दी तो भाई मार खाना तो फिक्स है। तो वैसे वाला सिनेरियो समझ लो कि एक बार इलेक्ट्रॉन दौड़ा और करंट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बनी है, तो डायपोल क्रिएट हो जाता है, डायपोल क्रिएट हुआ तो कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सा समझो थोड़ा सा इसके। जिसने स्क्रीनशॉट ना लिया ये ले ले, ये ले लिया, पक्की बात, बहुत बढ़िया। तो ये आगे चले, ठीक है आगे चलिए। मैं लिखता हूँ तीन टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तीन टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सर क्या होता है सर, पहला सबसे पहला क्या पढ़ना है सर अपने को, सबसे पहला पढ़ना है डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पढ़ना है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल बोलो या फिर सब्सटेंस बोलो, कहीं कहीं पे सब्सटेंस लिखा होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस जो बोलना है बोलो, ठीक है, सब्सटेंस बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर मटेरियल जो भी, ठीक है। आगे चलें, डायामैग्नेटिक मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद द डायामैग्नेटिक मटेरियल। एक एक करके थोड़ा रीड करते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर बताइए। लिखा है कि द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ an external magnetic field, they develop this tendency because they are feebly magnetized in opposite direction to that of external magnetizing field, external magnetizing field। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट चालू था, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू ऊपर वाला। हाँ, उनको पता होना चाहिए कि भाई देखो क्या है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर, ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक, इनको अंडरलाइन करके याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर लेना सब कुछ। हो सकता है कि समझा ना हो, पर जैसे जैसे समझाना स्टार्ट करूंगा। अभी यहाँ पर हम एक स्लाइड रेडी करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइड रेडी करेंगे, एक स्लाइड रेडी करेंगे, ये वाला एक्सप्लेनेशन नाम से एक स्लाइड होगी, इस स्लाइड में हम यही पढ़ने वाले हैं।
हम यही पढ़ने वाले हैं। इस एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम लोग यही समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। अभी मेरे से रीड करो, थोड़ा समझो। ये 2 पॉइंट में कॉन्सेप्ट था डायमैग्नेटिक मटेरियल का, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया है कि सम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर एज फॉलोज। जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन है देख लो। एग्जांपल्स में दिया गया है बिस्मुथ कॉपर लीड, बिस्मुथ कॉपर लीड हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। ये सारे जो मटेरियल है जो एग्जांपल दिया हमने, बिस्मुथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, नाइट्रोजन एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, ये सब जो हो गए, ये सारे जिनके भी हमने नाम लिए, ये सब के सब डायमैग्नेटिक से सब बिहेव करते हैं। डायमैग्नेटिक होता क्या है, ये इस 2 पॉइंट में बताया गया, ये इन दोनों पॉइंट में बताया गया कि डायमैग्नेटिक होता क्या है। एग्जांपल्स क्या है ये सब। These magnetic field lines are expelled by these substance, सिंपल सी बात, ठीक है, पक्की बात, बहुत बढ़िया, ठीक। यहाँ पे समझते क्या दिया हुआ है। डायमैग्नेटिक जो होता है, यहाँ पे बोला गया कि डायमैग्नेटिक जो होता है, डायमैग्नेटिक एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, नो डाउट। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस, इसका जो बिहेवियर होता है वो हमारे सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। हाउएवर इफेक्ट इज सो वीक इन मस्ट केसेस दैट इट गेट्स, हो सकता है कि भाई उसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो, नो डाउट, बहुत सारे केसेस में इट गेट्स शिफ्टेड बाय अदर इफेक्ट, और ये अदर इफेक्ट की वजह से शिफ्ट हो सकते हैं। याद रखो, लाइक पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब डायमैग्नेटिक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पैरा में एंड फेरो में। बस मैं क्या कह रहा हूँ, पक्की बात, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बताया गया है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा लेस होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। इन देन इन अ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में क्या होगा, बी नॉट, हमें फ्री स्पेस में बी नॉट बोला मैग्नेटिक फील्ड को, इसमें बताया कि बी अपॉन बी नॉट जो होगी वो कम होगी 1 से, म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 से कम होगा, म्यू आर लेस देन 1, ठीक है। ये सारी बातें बोली गई। थोड़ा सा समस्या को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो ये पॉइंट तुमको समझा होगा, ये पॉइंट तुमको समझा होगा, अंडरलाइन के से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? ये पॉइंट समझा होगा, ये समझा होगा तुमको एग्जांपल सा, ये दो तुमको नहीं समझा होगा, ये दोनों मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में अपन समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो ध्यान दो। एक बार समझ में आ रहा है कि ये जो बी है, बी अपॉन बी नॉट जो है इज लेस देन 1 है, मतलब अगर आप इसको अच्छे से लिखें, थोड़ा सा अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हालांकि आप जिसको चाहें उसको याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ बी अपॉन बी नॉट लेस देन 1 है, मतलब बी जो है वो छोटा है बी नॉट से, बी जो है वो छोटा है बी नॉट से, क्या दिक्कत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सोचो, अगर बी नॉट को मैंने इधर ले लिया तो बी जो है वो बी नॉट से छोटा है, मतलब अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बी इज लेस, ठीक है, देन इन अ फ्री स्पेस, मतलब कि जो फ्री स्पेस, अब ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, सोचो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ये जो है फ्री स्पेस की है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कोई भी मटेरियल मान लेते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये जो मटेरियल है ये डायमैग्नेटिक है, मान लेता हूँ कि जो मटेरियल है डायमैग्नेटिक, इस मैग्नेटिक के बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है, फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर जो है, इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से जो बाहर जो फील्ड है वो फील्ड ज्यादा है, किससे, इसके अंदर वाले से, इसके अंदर वाले से, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं बी है, बी नाम का मैग्नेटिक फील्ड, बी मीडियम लिख दो या फिर बी लिख दो, जो भी लिखना है। बात में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, तो फ्री स्पेस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड द मटेरियल, वहां पे वही बोला कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस, ठीक है, याद रहेगा, पक्की बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ये बात समझ में आई वैसे ही एक बात और समझ में आ रही है कि इसका जो म्यू नॉट है, जो परमियाबिलिटी है वो भी कम हो गई, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से, फ्री स्पेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी जो रिलेटिव परमियाबिलिटी, क्योंकि म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है भाई, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर होता है ना भाई साहब, यही तो म्यू आर होता है, ये वाला जो रेशियो है ये वाला, ये इसी को तो म्यू आर बोलते हैं, तो म्यू आर भी छोटा हो गया 1 से, म्यू आर छोटा हो गया 1 से थोड़ा एक चीज ऑब्जर्व करो, म्यू आर होता क्या है, थोड़ा समझो यहाँ पर, कि जो म्यू आर जो होता है, हमने एक रिलेशन निकाला था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। आप सोचो कि मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, म्यू आर -1, म्यू आर -1 आ जाएगा, सही कि नहीं, म्यू आर -1 आ जाएगा, म्यू आर -1 आ जाएगा।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो म्यू आर -1 हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सोचो, इसके बारे में थोड़ा सोचो, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से लिखो, यहाँ पे लिखो, काम करते हैं इसको यहाँ पे हमने लिख लिया, इसको हम कॉपी उठा लेते हैं यहाँ पर। मतलब इसके हिसाब से समझो थोड़ा कि अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है चाहे एम यू म्यू आर -1 है, और ये कंडीशन को थोड़ा समझो थोड़ा, ये कंडीशन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो म्यू आर मेरा है वो हमेशा 1 से छोटा है। तो म्यू आर अगर मेरा 1 से छोटा है मतलब 0.9 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। अगर मैं इसमें -1 करूंगा, इसमें मैं -1 करते जाऊंगा, -1 -1 -1, तो बार 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 नेगेटिव नंबर आ रहा है, बार बार नेगेटिव नंबर आएगा ना, क्योंकि ये 1 से छोटा है। तो अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटा पुट करोगे तो बार बार वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब एक बात एग्जांपल समझा, एक चीज समझ में आया कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव हो गया सर, इट बिकम नेगेटिव, इट बिकम नेगेटिव सर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है सर वो माइनस हो गई, और अगर ये माइनस हो गई तो याद रखो, याद रखो कि ये माइनस हो गई, तो याद रखो ये बात। अच्छा ये माइनस किसके लिए याद रखो, अच्छा ये याद रखने वाली बात है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, इज नेगेटिव फॉर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, हाँ ना तो बोलो यार पक्की बात, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी डिक्रीज होगी, नेगेटिव है। एक बात और पता है सर, नॉलेज के अनुसार अगर देखें थोड़ा ध्यान से, आपने ये बात, आप ये बात पढ़ा चुके हो, यहाँ पर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी उतना मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई ऑफ द मटेरियल देन इट मींस कि मटेरियल कैन बी इजीली मैग्नेटाइज, और अगर लो है, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लो है, तो आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो कि ओके यहाँ पर आ गया ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आ गई, मतलब कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेगेटिव देख करके तुम आइडिया लगा सकते हो कि उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मटेरियल, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, सब्सटेंस है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है बाहर वाली से। इसको देख करके भी आइडिया लगा सकते हो, इसको देख करके भी आइडिया लगाया जा सकता है। तो बस में आ रही है, कोई दिक्कत, पक्की बात, कोई दिक्कत, हाँ ना तो बोलो, क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? अभी उन दोनों बातें समझते हैं, वो दोनों बातें समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा, हाँ ना तो बोलो यार पक्की बात। ठीक है, आगे चले, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे चले, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैं लिख नहीं पाया, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बताओ यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन सुनिए, ये सुनते जाओ थोड़ा। डाया मैग्नेटिक, यार आवाज तो आ रही ना पक्की बात, हाँ तो बोलो, चेक 1 2 चेक 1 2 चेक 1 2, टाणा नाना टाणा नाना, नगाड़ संग ढोल बाजे दा 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 दूंगा, कोई हमारे जैसा कहाँ, हम ना जहाँ में हमसे जहाँ, जी ले जश्न में चाहत जले, सबके हुनर में चाहत जले, झिरक झिरक दिखना क्यों, थरक थरक तकना क्यों, झिरक झिरक चिकना क्यों, बंदा हो जिंदा हो, है कि नहीं, ऐसे ही गाना है? बढ़िया गाना है सर। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, ये समझिए बात को, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है इसके पास ना पेड इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, पेड इलेक्ट्रॉन्स एटम होता है, इनके पास जो होता है वो होता है पेड इलेक्ट्रॉन्स एटम, पेड इलेक्ट्रॉन एटम होता है। पहली बात, इनके पास क्या होता है सर, पेड इलेक्ट्रॉन एटम्स होता है। इनका मतलब क्या होता है समझिए थोड़ा, एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ कि मान लेते हैं कि मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, ये जो सब्सटेंस है ये मैंने ले लिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनिशियल हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो बोलो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, बहुत बढ़िया सर, पेड इलेक्ट्रॉन एटम्स होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, हो आ गया सर ये, ठीक है। अब इसके कुछ एटम्स ले लेते हैं, इसके कुछ एटम्स का जो ऑर्बिट है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं,
इसके कुछ एटम, जो यहाँ पे एटम्स होंगे, सॉरी यहाँ पे जो एटम्स होंगे, इन एटम्स का जो ऑर्बिट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है। ऑर्बिट है वो होता क्या है, होता क्या है वो। जैसे मैं इसके ऑर्बिट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ऑर्बिट मैं ऐसे दिखा देता हूँ, एक ऑर्बिट मैंने ऐसे कॉपी कर दिया, ठीक है, इसे बना, एक का कलर मैंने बदल दिया, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं वो इस तरीके से दौड़ रहे हैं। एक का मैं बोल देता हूँ कि एक को मैं ऐसे दौड़ा रहा हूँ, एक को मैं ऐसे दौड़ा रहा हूँ, ठीक है। एक वाला ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे घूम रहा है गोल गोल, एक वाला ऐसे जा रहा है, याद रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैंने क्या बनाया, याद रखना, मैंने क्या बनाया, मैंने एटम लिया, उस एटम की ऑर्बिट बना दी मैंने। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनके पास पेड इलेक्ट्रॉन एटम्स है। पेड इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब सिर्फ इतना हो जाता है, पेड इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जैसे ऑर्बिट ऐसा है। तो पेड इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब हो गया कि, देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पेड इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब हो गया इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां पर, समझना बात। अच्छा पहली बात तो तुमने ये बताओ, तुमने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं तुमने, पक्की बात, लिए स्क्रीनशॉट लिया अच्छे से, हाँ तो बोलो, हाँ तो बोलो यार, ठीक। आगे चलते हैं। मैंने बोला पेड इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब क्या, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पर कहां पर, देखो जैसे मैंने ये ऑर्बिट ली, मैंने बोला इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं दोनों। ये वाला इलेक्ट्रॉन की वजह से देखो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, पेड़ का मतलब, ठीक है। हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखा, हमने बोला कि ये जो सब्सटेंस है, मान लेते हैं कि जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के जो एटम्स है उसकी ऑर्बिट को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो ऑर्बिट है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचो कि ये वाला जो ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट, अभी ये वाला ऑर्बिट के बारे में मत सोचो, सिर्फ ये वाला ऑर्बिट सोचो। इस ऑर्बिट को तुम ऐसा करके देखो, ये जो ऑर्बिट है थोड़ा इमेजिन करो, इस ऑर्बिट को तुम ऐसे करके अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बन रहा है, मान लेते हैं, अंगूठा मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। भाई ये सब सिखा चुका हूँ, तुम्हारी कसम, सब सिखा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 10 बहुत लिंक कर जाता है भाई इस चैप्टर, इन चैप्टर से, इनके सारे कॉन्सेप्ट से। चैप्टर नंबर 10 आना ही चाहिए, तभी जाकर के समझेगा। अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट ऐसे है, मान लेते हैं इसको ऐसे घूम रहा है, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया, इस वाले ऑर्बिट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो इधर आ गया, इस वाले ऑर्बिट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, गुलाबी वाले की वजह से, यहाँ पे इधर आ गया एक मैग्नेटिक मोमेंट। तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है, पर जो बाहर वाला ऑर्बिट है वो कैसे घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, बाहर जा रहा है। बाहर वाले ऑर्बिट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट एक ऊपर की तरफ जा रहा है और अंदर वाले ऑर्बिट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट एक अंदर की तरफ जा रहा है। इसी सेम केस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा, इसी को ऐसा करके हम लोग देख रहे हैं। तो एक की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इधर गया और दूसरे की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, आप सोचो इसको ऐसा करके देखोगे, हाँ सॉरी, इसको ऐसा करके देखोगे तो क्या होगा, देखो इसको भी ऐसे करके देखा, इसको भी ऐसे करके देखोगे तो क्या हो रहा है बताओ, एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन, इसको ऐसा करके देखो तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो मतलब ऐसे, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बेहद जरूरी है सर, ना समझे तो याद रख ले, हालांकि समझा होगा। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। अब सोचो तो ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है, सर आप क्या समझाना चाहते हो, मैं ये समझा देता हूँ। पेड इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब हो गया कि ऑर्बिट में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस गया, हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम लिया, एटम के ऑर्बिट के अंदर जाके समझ रहे हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं सर। तो एक अगर एक ये वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमा तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इस वाले में इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमा तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर, बदल में रही ऐसे घुमा तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर। देखो इसको मैंने ऐसे लिया हुआ है, जब मैं इसको ऐसे लेके देखूंगा तब जाके मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लेकर के देखूंगा तब जाके मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन की वजह से आप कर सकते हो। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बना और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बना, दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गई सर, ये जरूरत नहीं था सर, दोनों की वजह से सर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गई वो जीरो हो गई। अरे यार जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गई वो क्या हो गई, जीरो हो गई। वो क्या हो गई, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है सर वो जीरो हो गया, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो गया सर। आप क्या बताना चाहोगे, आप बताओ। ये कंडीशन कब की है, सोचो, ये कंडीशन इनिशियली है, समझना ध्यान से, ये कंडीशन इनिशियली है सर, लिख देता हूं, ये कंडीशन इनिशियली है, इनिशियली है सर ये। अरे यार आजकल मैं स्पेलिंग रॉन्ग कर रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं सर आजकल नहीं हमेशा रॉन्ग करते हैं।
इनिशियली मतलब ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में मैंने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। अब सोचो मेरा टारगेट क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मेरा टारगेट ये है कि मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस को मैं मैग्नेटाइज करना चाहता हूँ। मेरा टारगेट क्या है कि मैं उसको मैग्नेटाइज करूँ। तो मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और उसको यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो। पहले मुझे एक नॉर्मल बिहेवियर समझना पड़ेगा कि वो मटेरियल बिहेव कैसे करता है, काम कैसे करता है। मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता कैसा है। तो मैंने बोला कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ले लिया हमने, उसके जो एटम है उसके एटम के ऑर्बिट के अंदर चले गए, उसके ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा तो वो पेड इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट है। मतलब उनका एक ऑर्बिट ऐसे घूम रहा है, एक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमा, इधर मैग्नेटिक मोमेंट गया, इधर मैग्नेटिक मोमेंट गया। ये सब चैप्टर नंबर 10 से लिंक है कि मैग्नेटिक मोमेंट इधर कैसे गया, मैग्नेटिक मोमेंट इधर कैसे गया, ये चैप्टर नंबर 10 से लिंक है, सिखा चुका हूं सब। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन से गया। एक चैप्टर नंबर 10 तो है, चलो मैं वीडियो नंबर 1 में भी सिखा चुका हूं सब। तो आप सोचो, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर, मतलब ये जो एटम्स है, इन एटम का जो एक ऑर्बिट होगा, आप सोचो कि जो एटम है, इस एटम का जो एक ऑर्बिट है, अगर वो एक तरफ मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा है तो उसे ठीक दूसरे साइड में दूसरा ऑर्बिट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा है। मतलब ये ऑर्बिट खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, पर पेड इलेक्ट्रॉन एटम में है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। मतलब अगर अब ये कहना चाहता हूँ, जैसे कॉपर है, इस जो कॉपर दिख रहा है, इस कॉपर के जो एटम्स होंगे, क्योंकि कॉपर लीड हमने बोला था, जैसे मान लीजिए, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो ऑर्बिट है, वो अगर पेड इलेक्ट्रॉन एटम से प्रेजेंट है, इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन पेड़ जैसा घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। इसके एटम के जो ऑर्बिट है वो इसके एटम के जो ऑर्बिट है वो पेड़ इलेक्ट्रॉन एटम्स की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है अगर ऑर्बिट में तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो वो कैंसिल हो जाती है, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट में इक्वल अमाउंट का बन जाता है, इसलिए ये किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है, कैसे बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी एटम में अगर दो ऑर्बिट है, उस दो ऑर्बिट में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बने तो वो पूरा का पूरा एटम जो होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से फ्री हो जाएगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो कैंसिल हो जा रही है। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये वो कंडीशन है जो इनिशियली चल रहा है कि आपने किसी मटेरियल लिया, आपने कोई मटेरियल लिया, उस मटेरियल को आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्टिंग में उसका बिहेवियर ऐसा है। पर अगर क्या हो कि मैं जानबूझ के एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल दूं उसके ऊपर, जानबूझ के मैं इसके बाजू में एक मैग्नेट लेके आ जाऊं, जानबूझ के इसके बाजू में मैं एक मैग्नेट लेके आ जाऊं, ये मैग्नेट है, मैग्नेट लेके आ जाऊं, तो क्या होगा, बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं, तब क्या होगा, ये सब समझने वाली बात है, ये सब समझना है, ठीक है, पक्की बात। आगे चले। तो ये इनिशियल कंडीशन है सर, ये क्या है सर, ये इनिशियल कंडीशन है, बहुत बढ़िया, ये इनिशियल कंडीशन है सर। आप ध्यान से देखो, तो इनिशियली हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऑर्बिट लिया, टणाना किया इनिशियली सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, अब क्या करेंगे ना, अब जानबूझ के क्या करेंगे, ओह माय गॉड, अब जानबूझ के थोड़ा सोचो क्या करना है, सोचो थोड़ा सा। अब जानबूझ के एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल देनी है, सेम इसी चीज को कॉपी करते हैं, इसी चीज को थोड़ी सा कॉपी करते हैं और सेम यहाँ पे बना लिया, ठीक है। फाइनली सेकेंड स्टेप में तो थोड़ा सोचना कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ, इन एरोस, जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, समझ आना, हटेगा। अरे यार गड़बड़ हो रहा है, मैं कैसे हटाऊं इनको, कैसे हटा सकता हूँ, ऐसे हटा सकता हूँ, ऐसे हटा सकता हूँ, ऐसे हटा सकता हूँ। अब वो सब वहां पे है ना, तो यहाँ पे हटा देते हैं, तो आसानी से समझ पाएंगे अपन। ऐसे हटा सकता हूँ, ऐसे हटा सकता हूँ, अब सही है, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इनको हटाओ यहाँ से, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करते हैं ना, हाँ, इस एम को थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, इस एम को भी साइड में ले लो, अच्छा बनाओ। अब क्या करते हैं ना, जानबूझ के, क्योंकि अब इसको मैग्नेटाइज करना है। आप सोचो, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल अगर एक इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये समझना है। तो अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। ये जो ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है।
देखो इसका बिहेवियर देखते जाओ भाई, देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ये इनिशियली था, ये फाइनली चल रहा है, केस 1 केस 2 चल रहा है भाई। सिंपल सा बात है कि हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए अब सोचो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ठीक है, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड सोचो थोड़ा हो क्या रहा था, इनिशियली क्या हो रहा था कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ये मत सोचना कि भाई ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, ये दोनों बड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ मत सोचना सर। थोड़ा सोचो यहाँ पे लेंस लॉ सोचो, थोड़ा सा लेंस लॉ। अब लेंस लॉ के हिसाब से सोचना है, तो लेंस लॉ क्या करता है, लेंस लॉ के हिसाब से सोचना, थोड़ा सा थिंक अबाउट फ्रॉम द लेंस लॉ। लेंस लॉ तुमको सिखाया जाएगा कहाँ पर, ईएमआई चैप्टर में, इसके बाद ही सिखाऊंगा सर बहुत बेहतरीन तरीके से। लेंस लॉ ईएमआई में सिखाया जाएगा। लेंस लॉ के हिसाब से सोचो, लेंस लॉ बोलता है जो जो जी रहा है उसको जीने मत दो, जो मर रहा है उसको मारने मत दो। ईएमआई में सिखाया जाएगा, ईएमआई चैप्टर सिखाऊंगा, इसके बाद ही स्टार्ट होगा रिकॉर्डिंग। लेंस लॉ क्या बोलता है, जो जी रहा है उसको जीने मत दो, जो मर रहा है उसको मरने मत दो। अब सोचो इनिशियली ये दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब ये मतलब क्या है ना, एक घर के दो बेटे, दोनों बहुत आपस में, दोनों भाई हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बराबरी का पैसा कमा रहे हैं और एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो बराबरी का पैसा कमाने से क्या हुआ कि सबके पास सब कुछ सेम है, तो कोई झगड़ा होता नहीं था इनके बीच में, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, सब बराबर थे दोनों। तो नेट वैल्यू जीरो हो जाती थी, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनती नहीं थी इनके वजह से। ये घूम रही है, अकेला फील्ड बना रहा है, अकेला फील्ड बना रहा है, पर दोनों कैंसिल कर देंगे दूसरे पे। अब क्या हुआ, इसको सपोर्ट करने के लिए पापा इसके साइड आ गए, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया इस डायरेक्शन। अच्छा सर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते क्या, यहाँ भी ले सकते हो, मैंने अभी इधर लिया, तुम यहाँ लेकर के समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, पापा सपोर्ट करने के लिए आ गए इसको, पापा बोले मैं अपनी पेंशन इसी को दूंगा। तो अब ये वाला जो बेटा है, ये बोलेगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा कि यार मैं थोड़ा आराम से घूम लेता हूँ यार, मैं थोड़ा आराम से घूम लेता हूँ, मेरे पास है लोग काम करने के लिए, पापा का पेंशन आ जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। ये मत सोचो कि दोनों ऐड हो जाएगा। लेंस लॉ सोचो, लेंस लॉ, लेंस लॉ कहता है कि जो जी रहा है उसको जीने मत दो, जो मर रहा है उसको मरने मत दो, तो मर रहा है तो उसको मरने मत दो, जी रहा है तो जीने मत दो। तो ये अब ये इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से पहले कंपटीशन दे रहा था, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, अब इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी सर, क्योंकि इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या लग रहा है कि मुझे सपोर्ट देने के लिए एक फील्ड है मेरे डायरेक्शन में, पापा मुझे पेंशन देने वाले नहीं, पेंशन का पैसा, तो मैं थोड़ा कम कमा लूंगा 10,000 उससे, तो भी चल जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन जो होगा ये थोड़ा लापरवाही करेगा और ये अपनी स्पीड को कम कर देगा। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा बेचारा कि यार उसकी तरफ पापा हैं, पापा भी उसको पैसा दे रहे हैं, पापा का पैसा 50,000 है, ये खुद 50,000 कमा रहा है, 1 लाख, अब इसके पास 85,000 आ रहा है, अभी क्या बोलेगा, बोलेगा और दौड़ूंगा और तेज दौड़ूंगा मैं, टाणा 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 टाणा, इतना तेज दौड़ूंगा कि पापा के पेंशन को और जो मेरा भाई है जो 50,000, 1 लाख, सर ये जो 1 लाख कमा रहे हैं ना दोनों मिल करके, मैं इनसे डबल कमा लूंगा, मैं इनको टक्कर दूंगा। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको टक्कर देने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा, स्पीड ऑफ this electron will be increases। अब सोचो हुआ क्या यहाँ पर, इसे हुआ क्या, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, अब सोचो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक जीरो था, बट अब यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वाला ज्यादा हो गया। सोचो आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में, लेंस लॉ की तरफ, ये रिलैक्स हो गया, इसका स्पीड कम हो गया, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड वो कम हो गई और ये वाली ज्यादा हो गई। तो ये तो बेचारा कंपटीशन दे रहा है, दोनों को कमाना है, डबल शिफ्ट कर रहा है, 12 12 15 15 घंटे मेहनत कर रहा है ऐसा, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया, इज नॉट इक्वल टू जीरो राइट, पहले जीरो था पर अब जीरो नहीं है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज, मटेरियल जो है, मटेरियल गेट मैग्नेटाइज, ओ हो वाह जी वाह, मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया सर। जैसे ही मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, जैसे ही मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसी को अगर मैं सब्सटेंस की समझा, लॉजिक, पर इसकी डायरेक्शन तो बताओ सर, डायरेक्शन तो बताओ सर, कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं ये लेता हूं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मेरा हो गया डायमैग्नेटिक, इसको मैंने बोल दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
इनिशियली ये हो रहा था, फाइनली जैसे ही बी एक्सटर्नल लगाया वैसे ये रिलैक्स हो गया, इसने अपनी स्पीड को कम करी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो गया, ये ज्यादा मेहनत कर रहा है इन दोनों से, इसका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया, ये बड़ा हो गया, और ये वाले इनका मैग्नेटिक मोमेंट छोटा हो गया, तो बड़ा माइनस छोटा, बात समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो, इट मींस मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, इसी को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ ना, तो बोलो। इस तरीके से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटाइज होता है इस प्रोसीजर से। पर अगर मैं इसको डब्बे के हिसाब से दिखाना चाहूँ, अभी तो मैं ऑर्बिट लेवल पे दिखा रहा हूँ, ऑर्बिट के लेवल पे अगर मुझे ऐसे दिखाना है कि मान लेते हैं कि जो मेरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो मेरा अरे सोचो सोचो थोड़ा ध्यान से कि ये मेरा बी एक्सटर्नल है, क्या है? बी एक्सटर्नल। मैं थोड़ा इनको छोटा कर देता हूँ, इनको थोड़ा समझने के लिए चीजों को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अपने को जगह मिल जाएगा। यार तुम लोग को समझा कि नहीं यार? वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे अपन। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने लिया, आप सोचो ध्यान दिमाग से, आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में, अरे यार अब दिमाग से अगर आप सोचो तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर आपने इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल की तरफ लगा दी, जिसकी वजह से सर ये मैग्नेटाइज हो गया इसके अपोजिट डायरेक्शन में सर, क्योंकि ये वाली मैग्नेटिक मूवमेंट बड़ी है सर, तो ये वाला अगर बड़ा हो गया, ज्यादा मेहनत कर रहा, ज्यादा स्पीड, इसने स्पीड बढ़ा ली तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा हो गई, मतलब सर ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया सर। ये डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया सर, ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटाइज होने का। एक बात समझ में आती है, एक बात समझ में आती है कि जिधर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये है तो ये हमेशा ये नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जाता है, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, पक्का साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा होगा, ये डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। अगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट इस बी एक्सटर्नल के, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग लिख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ये मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड एक्सटर्नल, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बी एक्सटर्नल। बी एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? बी एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है। मतलब सर अगर इसकी अब इस मटेरियल की एक जो ग्रीन वाला पैनल दिख रहा है, ग्रीन वाला सब्सटेंस दिख रहा है, इस पूरे मटेरियल की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सर वो इस तरफ जा रही है, मतलब पक्का इधर नॉर्थ होगा और पक्का इधर साउथ वाला पोल बन चुका होगा। हाँ ना, तो बोलो थोड़ा और अच्छे समझे, थोड़ा और अच्छे समझे, क्या पक्की बात समझ में आ गई? यहाँ तक, यहाँ तक थोड़ी सी बातों को छोटा कर देते, इन बातों को थोड़ा सा छोटा कर देते। एक चीज समझो, अब एक सवाल आया था नीट में, नीट में एक सवाल आया था ऐसे, उन्होंने क्या पूछ लिया था देखो, नहीं पूछा था कि बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर हमने ऐसा सवाल पूछ सकते हैं किसी के लिए, हो सकता है सिटी में आ जाए, हो सकता है ऐसा सवाल आराम से वैलिड तरीके से पूछ सकता है। उन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, और इसमें पैराफ के लिए, फेरो के लिए, सबके लिए बताऊंगा, और हमने उसके सामने क्या कर दिया, एक बार मैग्नेट, इफ यू प्लेस अ बार मैग्नेट, इफ वी प्लेस्ड अ बार मैग्नेट, इफ यू प्लेस अ बार मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा डायग्राम दिया रहेगा जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, इसका साउथ पोल यहाँ पर है। उन्होंने बोला कि इफ यू प्लेस अ बार मैग्नेट, if we place a bar magnet, सुनो ध्यान से, if we place a bar magnet in diamagnetic substance, DMS लिख देता हूं मैं, DMS diamagnetic substance, diamagnetic substance, तो हमने अगर बार मैग्नेट को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाजू में रखा, सामने रखा, और उसका नॉर्थ पोल उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के सामने है, तो जाहिर सी बात है कि हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे निकलती है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है बताओ? यहाँ से ऐसे निकलेगी नॉर्थ पोल से, तो मतलब इसकी जो नहीं कहने, अरे यार मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वजह से इस नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे ही सब्सटेंस के अंदर चली जाएंगी, हाँ कुछ कुछ घूम के चली जाएंगी, नो डाउट, वो तो जाने वाले घूम के, तो घूम के जाने वाले तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, घूम के जाने वाली मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे चली जाएंगी, तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये काम करेगा बी एक्सटर्नल के जैसा, बी एक्सटर्नल के जैसा काम करेगा, सुनना ध्यान से, बी एक्सटर्नल के जैसा काम करेगा इस डीएमएस के लिए, डीएमएस मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो काम करेगी बी एक्सटर्नल के जैसा, बी एक्सटर्नल के जैसा काम करेगी। तो सवाल क्या आता है
इफ यू प्लेस अ बार मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देन इट विल रिपेल और अट्रैक्ट। तो अब लॉजिक लगाओ, अब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुमको, पता होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। बी एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। अगर बार मैग्नेट यहां रखा, मैग्नेटिक फील्ड इधर चली गई, तो ये वाला जो ये जो क्या नाम है डीएमएस, यहां पर लिख दो डीएमएस, बी एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, मतलब और इधर मैग्नेटाइज हुआ मतलब इधर नॉर्थ पोल बनेगा, जिधर एरो दिख रहा है उधर नॉर्थ, इधर साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अब ये सोचो, अब ये सोचो थोड़ा सा, अब ये सोचो कि अगर ये ऐसे मैग्नेटाइज हो गया, सिंपल सी बात है, तो ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल, और इधर बार मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ, तो बार मैग्नेट और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे सर, रिपेल ईच अदर। क्या बात याद रहेगी? ऐसे सवाल आ सकते हैं सर, ऐसे सवाल आ सकते हैं। हाँ, तुमको चाहिए तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इधर रख लो, बार मैग्नेट इधर रख लो, नॉर्थ पोल इधर रख लो, साउथ पोल इधर रख लो, अभी वही होगा सर। इसका जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो ऐसे चले जाएंगी, बी एक्सटर्नल इधर हो जाएगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में याद क्या रखना है, याद क्या रखना है कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो बी एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। कैसे होता है वो हमने समझा दिया, कैसे होता है हमने समझा दिया। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है मतलब ये इधर आ जाएगा, मतलब इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, मतलब ये दोनों रिपेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा। चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। क्या बातें समझ में आ गई? पक्की बात स्क्रीनशॉट लो यार, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से पॉइंट लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पॉइंट लिखना। पक्की बात स्क्रीनशॉट लो। देखा, देखा तुमने? क्या कोई बातें समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्की बात, हाँ ना तो बोलो। देखो थोड़ा ध्यान से, पैरामैग्नेटिक नहीं, हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस समझा, हमने वही बोला था कि द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, they develop this tendency because they are feebly magnetized in a opposite direction to that of external magnetic field। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, opposite direction to that of external magnetic field। क्या मीनिंग समझा? क्या मीनिंग समझा? मीनिंग समझा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। कैसे हुआ ये समझाना लॉजिक लेंस लॉ की मदद से। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, इसको हमने इस ऑर्बिट को हमने डब्बे में बोला कि भाई डब्बा मान लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटाइज हो गया इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन। अब ये वाला लॉजिक याद होना चाहिए, नॉर्थ होता है साउथ होता है, फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला सवाल पूछ लिया, सवाल कवर कर लिए। पक्की बात, हाँ ना तो बोलो यार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हाँ ना तो बोलिए, हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ये लिया, ये लिया। हाँ, ये एक चीज और लिख लेना कि जो डीएमएस होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, वही शायद से नहीं लिखा है मैंने, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। डीएमएस जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होता है। डीएमएस जो होता है इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता सर, बहुत बढ़िया। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, डिपेंड नहीं करता सर, इट्स ओके। पक्की बात। इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? एक ग्राफ बना सकते हो? एक ग्राफ कहाँ पे बनाऊं वही सोच रहा हूँ। एक नया पेज ले लूंगे, चलो नया पेज ले लेते हैं, पेज लेने में क्या दिक्कत है? मैं सोचा था कि नहीं लूं शायद। अब सोचो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और ये टी है। अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखो या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट रखो, ग्राफ कांस्टेंट जाने वाला है, मतलब सिंपल सी बात है। अब समझिए, ये बात समझिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डीएमएस, डीएमएस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। भाई आपको क्या क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए,
पहले नोट्स बना लो, पहले ये लिख लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट आपके पास ये होना चाहिए नंबर 1, फिर नंबर 2 जो स्क्रीनशॉट है आपके पास वो ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेनेशन डाल करके जैसे मैंने लिखा वैसे आप बराबर सीक्वेंस में लिखते जाइए। फिर आप ये लिख लीजिए पक्का। फिर स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सर फाइनली सर यहाँ पे आ गए सर। अभी सर आप पकाए जा रहे थे, हमने बोला यार सर अभी पकाना बंद करो, पहले समझाइए ये सब थोड़ा। भाई वापस से पढ़ लेते हैं, वापस से थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या है, कौन से कलर से पढ़े, कौन से वाइट से पढ़ लेते हैं। दीज सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलो चाहे सब्सटेंस बोलो, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच गेट फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ, फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो सेम होगी, शायद से हो सकता है, शायद से क्या होगा। Therefore, they have tendency to move from a region of weak magnetic field, weak magnetic field से लेकर के strong magnetic field की तरफ ये लोग मूव हो सकते हैं। They get attracted to the magnet. They get weakly attracted to the magnet. वापस से बोल रहा हूँ, ये पॉइंट फिर से समझाऊंगा, फिर से वैसे एक्सप्लेनेशन होगा जैसे एक्सप्लेनेशन किया वैसे सेम होगा। अब some paramagnetic substance are as follows. एग्जांपल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, एटएसटीपी याद रखना, कॉपर क्लोराइड है, ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा काम करेंगे। हाँ, मैग्नेटिक लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक लाइंस जो होती है, इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो जाहिर सी बात है पास करती हैं, सॉरी, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो पास होती है कहां से, टू पास दिस सब्सटेंस, देयरफॉर मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड सब्सटेंस इज मोर देन आउटसाइड। इस बार सर वहां का उल्टा चल रहा है सर, पिछली बार सर आउटसाइड ज्यादा था, मतलब फ्री स्पेस में ज्यादा था मैग्नेटिक फील्ड, और इनसाइड मटेरियल कम हुआ करता था। इस बार इनसाइड मटेरियल ज्यादा है, आउटसाइड कम होता है सर, मोर देन आउटसाइड, इनसाइड मटेरियल ज्यादा है। हाँ, लो टेम्परेचर पे थोड़ा देख लो, अगर टेम्परेचर लो है, एट लो टेम्परेचर ये इजी टू मैग्नेटाइज पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इजी मैग्नेटाइज कर सकते हो। एट लो टेम्परेचर उनके एटम्स होते हैं, उनके पास लेस एनर्जी होती है, तो दे डू लेस रैंडमनेस। ये सब क्या होता है वापस से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो इट इज हार्ड टू मैग्नेटाइज एट हाई टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हार्ड टू मैग्नेटाइज होता है। एट हाई टेम्परेचर एटम हैज मोर एनर्जी, इसका ही, तो दे डू मोर रैंडमनेस, बहुत बढ़िया। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है। हाँ, इस बार एक चीज समझो, इस बार इस चीज को समझो थोड़ा सा, यहाँ पे समझो थोड़ा सा क्या दिया हुआ, यहाँ पे समझ चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे, चलते हैं। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे अगर हम लोग गए, सुनो ध्यान से, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे हम लोग गए अगर, तो अपने को पहले सबसे पहली बात तो ये समझनी है, ये वाला चीज थोड़ा समझो क्या होगा, पहले इसी को समझते हैं कि जो बी है, इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल है वो ज्यादा है आउटसाइड से, आउटसाइड मतलब फ्री स्पेस वाला, तो जाहिर सी बात है कि जो म्यू होगा वो भी बड़ा होगा म्यू नॉट से, जाहिर सी बात है जो म्यू आर होगा वो भी बड़ा है 1 से। भाई अगर ये आपको याद है तब आप इसी से तो ये लिखते हो ना, बी अपॉन, आप ऐसे तो लिखोगे इसको बी अपॉन, इसको अपॉन में ले लो इधर, तो बी नॉट ग्रेटर देन 1 है, इसको आप म्यू अपॉन म्यू नॉट ग्रेटर देन 1 है, आप इसी रेशियो को तो म्यू आर बोलते हो, सिंपल सी बात है। और आप ये समझिए कि अगर ऐसा है तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + chi m, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज म्यू आर -1, म्यू आर जो है इस बार ग्रेटर देन है 1 से, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। 1 से बड़ा है मतलब बड़ा माइनस छोटा करूंगा तो बार बार नंबर पॉजिटिव आने वाला है, तो इस बार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हो गई वो पॉजिटिव हो गई फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इस बार ये पॉजिटिव हो गई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव हो गई। वापस एक बार रिकॉल करवाता हूँ, ध्यान देना, यहीं पे लिखा था अभी। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई है किसी मटेरियल की तो वो इजीली मैग्नेटाइज होता है, लो है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, बहुत मेहनत लगती है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप इसको समझें तो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव है, डायमैग्नेटिक में हमने पढ़ाया था, नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है बताओ, यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, ये इजिली मैग्नेटाइज, यहाँ पे लिखा है ना कि लो टेम्परेचर पे इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजी टू मैग्नेटाइज एट लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसकी जो लो टेम्परेचर पे इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो सकती है, हाई हो जाती है। ये एक रीजन हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? थोड़ा ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो यार, बराबर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लोगे समझेगा थोड़ा। ये थोड़ा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, ठीक है? ये पहले होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, हाँ ना? तो बोलो पक्की बात समझ में आ रही है सबको? तो चलेगा इस, ध्यान दीजिए आगे। एक चीज और समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे इसको मैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब टेम्परेचर पे इनवर्सली चलता है बेसिकली, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आप समझिए, अब ये समझो कि अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो कैसा है? तो एक्चुअल में तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है इनवर्सली। कैसा है? इनवर्सली है, इनवर्सली। तो अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक, नहीं इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ तो किस तरीके से होगा? सिंपल लॉजिक, ये टेम्परेचर है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इनवर्सली का ग्राफ याद होना चाहिए, ऐसा होता है जैसे ग्राफ। क्या याद रहेगा? ग्राफ भी याद रहेगा, हाँ ना? तो बोलो यार पक्की बात। चलो दिख रहा है, बढ़िया, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, देख लिया सर, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा और जाते हैं, थोड़ा और डेप्थ में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया ना, हमने हमने ये, अब देखो तो ये हमने एक्सप्लेन किया था, क्या नाम है, डायमैग्नेटिक के लिए हमने ऐसे एक्सप्लेन किया था, वैसे ही पैरामैग्नेटिक के लिए भी करना है। चलिए लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन, EXPLANAPION, एक्सप्लेनेशन। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ना 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 ना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। टनाना टनाना, तुझसे दूर कैसे है, तुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझ। टोटल 12 ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कब तक गाना गाओगे सर? कब तक कुमार विश्वास जी की कविता सुनाओगे सर? बढ़िया कविता सर, जाके सुनना, ये लाइन है सर, बढ़िया। एक्सप्लेनेशन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहली बात तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एटम्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बराबर रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स होता है, ये लोग रैंडमनेस में होते हैं, मतलब इनके जो अगर जैसे ये पैरामेडिक क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल जो भी सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में जो एटम्स होंगे वो रैंडमनेस दिखाते हैं। मतलब आप सोचो कि एक एटम जो है, अगर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स है, मतलब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जीरो नहीं होता, आप समझना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट पक्का जीरो नहीं होगा, पक्का जीरो नहीं होगा, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। जैसे अगर ये M1 बड़ा है, M2 छोटा होगा, इस तरीके से, मतलब इनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स है, इनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है। बट फिर भी इनिशियली देखो होता क्या है, इनिशियली अब भी यही एक चीज होती है, इनिशियली इनमें अभी भी जब तक भी एक्सटर्नल जीरो है, मतलब जब तक हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, तब तक नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब भी जीरो है। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो कुछ? आपने सर बोला कि इसमें, आप ये कह रहे हो कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स होता है, मतलब हर एटम्स के पास इनका खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बट फिर भी एब्सेंस ऑफ बी एक्सटर्नल, मतलब बी एक्सटर्नल जब तक जीरो है तब तक नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब भी जीरो है। कैसे सर? कैसे 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 सर? कैसे बताइए, सुनिए ध्यान से।
ये रैंडमनेस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? दे शो मोर रैंडमनेस, दे शोज मोर रैंडमनेस। मतलब कहानी ऐसा है कि पापा घर पे नहीं है मान लेते हैं, और हम 3-4 भाई बहन है जो बहुत मस्ती हो रहे हैं, पापा घर पे नहीं सर, तुरंत पापा के बाहर जाते ही सर, अब घर में कोई रोकने वाला है नहीं, मम्मी उतना डांटती है नहीं, मस्ती शुरू, कोई पबजी खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, धां धूं मतलब चलो। वो आशीष अंसानी का वीडियो देखा? आशीष अंसानी की वीडियो में ट्यूशन ऐसा करके है, जो ट्यूशन क्लासेस करके वीडियो, जिसमें लास्ट में वो लोग दिखाते हैं कि वो टीचर बाहर जाता है, बोलता है कि 2 मिनट में आता हूँ, तो लास्ट में वो लोग डायरेक्टली वो लोग हारमोनियम ये वो पूरा पूरा पब बना लेते हैं, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे क्लब वाली पार्टी चालू है एकदम। वो अगर वो आपने सीन देखा वीडियो है, काफी वायरल वीडियो है, देख सकते हैं आप उसको, कॉमेडी के पर्पज से बहुत बढ़िया वीडियो, अच्छे वीडियो होते हैं, देखते हैं। जो पैरामेडिक सब्सटेंस है नो डाउट ये क्या है, शोज मोर रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब ये होता है कि अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे मान लेते हैं कि ये एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहा है, इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर गया, इसका इधर चला गया, इसका इधर 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 चला गया, इसका इधर चला गया, इसका इधर गया, इसका इधर गया, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई कैसे भी घूम रहा है सर, इसमें कोई फिक्स नहीं है सर, ये लोग कैसे भी घूम रहे हैं, मतलब पैरामेडिक सब्सटेंस है एटम सर, पापा के जाते ही बच्चे कैसे भी डांस कर रहे हैं, कैसे भी घूम रहे हैं, कुछ इनका मैग्नेटिक मोमेंट सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सोचो, इसको कॉपी करके थोड़ा सोचो, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी करके अच्छे समझते हैं, अच्छे समझ लो पहले, एक बार समझ लोगे तो फिर आसान है समझाना, कोई बहुत टफ चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, यहाँ पर थोड़ा इमेजिन करो, अब सोचो, देखो कि ये जो वाला एटम है, इस एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर गया, तो ये मैग्नेटाइज तो हो गया, मतलब मटेरियल मैग्नेटाइज तो हो गया, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि सेम मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे ये वाले एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहा है, सेम उसी टाइम पे एक दूसरा एटम है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रही है, तो आप सोचो ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट और ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, मतलब ये वाला एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट इधर चला गया और ये वाला एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया, तो दोनों ही सेम मैग्नेटिक मोमेंट है जो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अनपेड इलेक्ट्रॉन इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट है इस बार, पर सेम मिल रहा है, जो इस एटम के पास है वही सेम अपोजिट डायरेक्शन में इसके पास मिल गया, जो इस वाले एटम के पास है मैग्नेटिक मोमेंट वही सेम अपोजिट डायरेक्शन में इधर मिल गया, जो इस वाले एटम के पास है वही सेम इधर मिल गया, तो इनके इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, इनका जो ये वाला जो m का डायरेक्शन है, ये जो मोमेंट का जो इफेक्ट है वही इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाता है, इस वाला जो था, ये वाला जो था ये इस वाले से कैंसिल हो गया, ये वाला जो है वो इस वाले से हो गया, ये वाला जो है वो इस वाले से हो गया, एक दूसरे के इफेक्ट को ये लोग कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के रैंडमनेस को, अगर किसी का रैंडमनेस इधर है तो पक्का इसका अपोजिट पेयर है इधर, इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है, पक्का प्रेजेंट है एक दूसरे के लिए, इधर है तो इधर है, भाई साहब प्रेजेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट है इनके पास, एवरी एटम ऑफ पैरामेडिक सब्सटेंस हैज मैग्नेटिक मोमेंट बाय इंडिविजुअली, बट आल्सो दैट पर्टिकुलर इफेक्ट प्रेजेंट बाय द अदर एटम्स इन अपोजिट पेयर, जिसकी वजह से कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब भी जीरो है, मतलब ये मटेरियल को मैग्नेटाइज करना पड़ेगा, बस में क्या कह रहा हूँ, दैट्स वाई जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अभी भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कैसे हुआ, ऐसे, इसकी वजह से, क्या बात समझ में आ रही है, हाँ ना तो बोलो, पक्की बात। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, अब क्या करते हैं ना, अब देखो, अब सब लोग आराम से घूम रहे, और पापा की एंट्री हो जाए अचानक से, मतलब अब देखो ये इनिशियल कंडीशन था, इनिशियली था, या फिर फाइनली चलने वाला, ठीक है, अरे यार थोड़ा ये दिक्कत है, फाइनली क्या होगा कि फाइनली तुमको भी पता होगा क्या होने वाला है, फाइनली तुमको पता है कि क्या होने वाला है, होगा ये कि एक पापा की एंट्री हो गई, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बहुत बढ़िया, जैसे ही एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, देखो ये बी एक्सटर्नल, जैसे पापा की एंट्री, दरवाजे से घर के अंदर बच्चे नाच रहे थे, कर रहे थे, नाच रहे थे, मस्ती वस्ती कर रहे थे, पापा को देखते सब शांत, तो वाह चुप हो गए, अपने अपने रूम में चले गए, अपने अपने, पापा बुलाया आ जाओ खाना खाने, पापा टीवी देख रहे हैं तो सब देखेंगे, पापा हंस रहे हैं तो सब देखेंगे, हंसेंगे, सर पापा का डर सर ऐसे होता है सर, हमारे आगे पापा सर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो सर जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में सर सारे बच्चे कर रहे हैं सर, सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बच्चे
आप समझिए इस बात को कि जो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बच्चे पापा के डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब पापा का डर इस तरीके से है कि सारे बच्चों को आसानी से सुधार देता है। बदमाश बच्चों को सुधारने के लिए सर पापा का डर आसानी से उन बच्चों को सुधार सकता है, अगर पापा ने डर बना के रखा है तो। पापा की एंट्री होती है, सारे बच्चे सीधे हो गए, वाह जहाँ डांस चल रहा था सीधे हो गए सर, ये लोग सीधे हो। यस पापा, यस पापा, यस पापा। तो इट मींस कि जैसे ही बी एक्सटर्नल लगाओगे वैसे ही, जैसे ही आप बी एक्सटर्नल लगा रहे हो वैसे होगा क्या, इसका कॉपी बनाओ, इसका कॉपी बनाओ। कमाल की बात है कि इसमें कॉपी बना सकते हैं अपन, विच इज वेरी गुड थिंग। तो इसका कॉपी हमने बनाया। जैसे ही भाई साहब, कमाल की बात ये है कि जैसे ही ये हुआ, क्या नाम है, इसको हम लोग इधर कर देते हैं, मैं अभी के लिए इधर कर देता हूँ, आप समझना बात बारीकी से। अरे यार ये दिक्कत है, एक काम करते हैं फटाफट से कर देते हैं, मैं बना देता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे ही हमने बी एक्शन लगाया वैसे ही क्या हुआ ना, देखो जैसे हमने बी एक्शन लगाया वैसे ही बी एक्शन लगाते ही सारे के सारे जो आइटम्स है वो पापा के डायरेक्शन में बात करने लग गए, पापा को फॉलो करने लग गए, सब मस्ती, सारी मस्ती बंद हो गई सर। जब सारी मस्ती बंद हो गई तो सबका डायरेक्शन ऐसे हो गया सर, सारे के सारे जो एटम थे उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया वो सबका सब ऐसे से घूम गए। सर सारे के सारे आसानी से घूम गए सर, सारे के सारे सर घूम गए सब। मतलब सर ये मैग्नेटाइज हो गया, मतलब जब बी एक्सटर्नल, जैसे ही बी एक्सटर्नल लगाया, बी एक्सटर्नल मतलब बी एक्सटर्नल लगाते हैं मतलब बी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, वैसे ही नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों बातों को यहां लिखते हैं, यहां पे लिखो। और जैसे ही नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं हुआ, तब जैसे ये बात आपको साबित हुई वैसे ही इट मींस वी कैन से, इट मींस मटेरियल गेट मैग्नेटाइज। ओ हो वाह जी वाह, मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो गया सर, मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज। ओ हो सर, मैग्नेटाइज हो गया सर, मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया सर इसी मोमेंट पे। हाँ सर, अभी भी कुछ लोग मतलब सारे के सारे सबका रैंडमनेस बंद हो गया, पर एक दो लोग सर रैंडमनेस कर रहे हैं, जैसे पापा की भले एंट्री हो जाए, पर कोई बच्चा अगर घर में मान लो 3 साल 2 साल 4 साल का है, तो 2 साल 3 साल वाले बच्चे को पापा का डर क्या पता होगा, तो मस्ती करता रहेगा, मस्ती करता रहेगा, मस्ती करता रहेगा। पापा भले आ गए, भले बहुत स्ट्रिक्ट है, पर वो छोटे बच्चे तो मस्ती करते रहेंगे, उनको कैसे कंट्रोल कर लोगे। तो एक आध दो एटम जो होते हैं थोड़ा मोड़ा रैंडमनेस दिखा रहे होते हैं, बाकी मैक्सिमम सारे के सारे जितने भी बड़े होते हैं, जितने भी सब पापा की एंट्री से सब चुप हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? एक बात समझो, मतलब एक बात समझ में आ रही है सर, एक बात समझ में आ रही है। आप अगर ध्यान से देखें सर, इसका कॉपी बनाते हैं वापस। जैसे इसका कॉपी बनाएंगे, थोड़ा समझो, जैसे इसका कॉपी बनाया, इसको छोटा करो, थोड़ा यहाँ पे समझो, समझने वाली बात। अब सोचिए कि आपने बी एक्शन लगाने के बाद, आपने बी एक्शन लगाया, बी एक्शन लगाया तो ये जो मटेरियल है वो मटेरियल इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया उसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, वो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि बी एक्सटर्नल, मतलब इस बार बी एक्सटर्नल, और इसको थोड़ा सा हम लोग थिकनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं इसकी, ठीक है। इस बार नेट मैग्नेटिक मूवमेंट और बी एक्सटर्नल का डायरेक्शन सेम है सर, सर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का सेम डायरेक्शन है सर, सेम सेम डायरेक्शन सर। अगर दोनों का ही सेम डायरेक्शन है सर, आप समझिए, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है, तो अब सवाल वापस से वही आ सकता है सर, सवाल वापस से वही घूम गया। सवाल आप समझना दोस्तों, सवाल वापस से वही घूम गया कि इफ वी प्लेस अ बार मैग्नेट, हमने क्या ले लिया, ये पैरामैग्नेट ले लिया, क्या ले लिया, पैरामैग्नेटिक, और हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, जिस बार मैग्नेट की हमने इसको ग्रीन कर दिया, हमने बोला ये बार मैग्नेट इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है। इफ वी प्लेस अ बार मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो हमने, आप समझना ध्यान से, हमने बार मैग्नेट यहाँ पे रखा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के सामने है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चली जाएगी बी एक्सटर्नल, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में ये जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है, इसका जो एम नेट है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो मतलब सर एक बात समझ में आ रही है,
थोड़ा सा इधर बनाते हैं, थोड़ा सा जगह कम मिल रहा है बार बार मुझे, थोड़ा यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है सर, मतलब अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, मतलब नॉर्थ पोल इधर बना, साउथ पोल इधर बना, ये साउथ, अब ये वाला जो साउथ है ये नॉर्थ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो सर क्वेश्चन आ सकता है कि इफ वी प्लेस अ बार मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ पीएमएस दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, देन दोज मटेरियल, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड बार मैग्नेट विल अट्रैक्टिव ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे सर, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है। हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात, हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो, क्या लॉजिक याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। देखो यहीं पे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दीज आर द सब्सटेंस व्हिच गेट्स फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड, उसी के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो गया सर, उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है, उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, और देयरफॉर दे हैव टेंडेंसी टू मूव अ वीक रीजन मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रांग रीजन, वीक रीजन से स्ट्रांग रीजन की तरफ ये क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, नो डाउट। दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा नहीं पर वीकली, वीकली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। कैसे, देखो ध्यान से, वीकली अट्रैक्टेड, मैंने बोला ना मैग्नेट के साथ में वीकली अट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा नहीं पर वीकली, बस समझ आ रही है, ये दोनों पॉइंट समझा, ये सारे समझ में आ गए होंगे नो डाउट पैरामैग्नेटिक के। हाँ, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, थोड़ा देख लो लो टेम्परेचर पे क्या होता है। अब लो टेम्परेचर है, जब मटेरियल लो है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आप सोचो कि अगर टेम्परेचर लो है, आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, आपने बी एक्सटर्नल लगाते ही, जब मतलब जैसे मान लो घर में आए पापा, सब लोग नाच गाना कर रहे थे और सब लोग पापा के डायरेक्शन में मूव हो गए, सब लोग पापा के डायरेक्शन में मूव हो गए, पापा के डायरेक्शन में मूव हो गए, सबने पापा की बात मान ली। पर ऐसा कभी होता है कि जब मम्मी गुस्सा में हो तो, अभी मैं इसको कहाँ पे बनाऊं, मेरे को जो इसका जो डायग्राम है इसके कंपेयर में, ये लो टेम्परेचर पे होगा, ये लो टेम्परेचर का केस है, ये जो हो रहा है ना, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये लो टेम्परेचर का केस है, याद रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा सेम डायग्राम बनाते हैं, सेम नहीं बनाते हैं हम लोग, खुद से बना लेते हैं फालतू में, यहाँ कॉपी पे हाई टेम्परेचर वाला यहाँ पे जगह नहीं बचा तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि हाई टेम्परेचर में देखो, अब जाहिर सी बात है कि एट लो टेम्परेचर इनकी एनर्जी लेस होती है, लो टेम्परेचर पे सब कुछ माहौल सही चल रहा है, घर में लोग नाच रहे हैं, पापा आए, पापा गुस्सा किए, दिखाए अपना गुस्से वाला चेहरा, सब लोग सीधा सीधा हो गए। एटम लो टेम्परेचर एट हैज लेस एनर्जी, दे डू लेस रैंडमनेस, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो आसानी से मैग्नेटाइज हो गए, दे इजिली मैग्नेटाइज, बिकॉज इनका रैंडमनेस कम है, इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में ऐसा नहीं हुआ। अब इन लोग ना यार, इनके पास एट हाई टेम्परेचर, मतलब ऐसा कभी हुआ कि पापा आया मम्मी गुस्से में, तो मम्मी गुस्से में होते तो पापा की फिर बोलती नहीं निकलती सर, पापा बोलती नहीं निकलती और बच्चे उधर मजा लेते हैं पीछे, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो इस बार एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग रैंडमनेस बहुत ज्यादा करेंगे। तो आप समझिए कि आपने जैसे बी एक्सटर्नल लगाया, अगर आप यहाँ पे बी एक्सटर्नल लगा देते हो, आपने जैसे ही बी एक्सटर्नल लगाया, जैसे आपने बी एक्सटर्नल लगाया इस डायरेक्शन में, वैसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाते हैं, सब लोग गुस्सा रहते हैं ना, कोई बात नहीं सुनता, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इस टाइम पे ये डायमैग्नेटिक का काम करता है, बात समझना, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। जब भी हाई टेम्परेचर होगा तो हाई टेम्परेचर पे कोई किसी की बात सुनता नहीं है, गुस्से में होते हैं कोई किसी का नहीं सुनता, इट इज हार्ड टू मैग्नेटाइज, इसको मैग्नेटाइज करना बहुत हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये लो टेम्परेचर के लिए वैलिड है, और ये हाई टेम्परेचर, तो अभी हमने जो केस देखा था वो लो टेम्परेचर वाला ही देखा है। ठीक है, टेम्परेचर पे ये सब तो आप देख ही चुके हो, ये लो टेम्परेचर वाला ही केस है, ठीक है ना, पक्की बात, अट्रैक्टेड। ठीक है, यहाँ ये इसको स्क्रीनशॉट लो, लिया, एक मिनट में हट जाता हूँ आराम से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, फिर इसका लो, ले लिया, फिर इसका लो, बोलो अच्छे से लिया, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा आगे देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या, देखते हैं, पढ़ते हैं, पहला पॉइंट सुनते हैं, सुन लेते हैं ध्यान से। पहले देखो क्या दिया हुआ है, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब, ये वो सब्सटेंस है जो बहुत ही स्ट्रांगली, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, they have a strong tendency to move from region of weak magnetic field और region of strong magnetic field, weak magnetic field से strong magnetic field की तरफ मूव होने का काफी अच्छा खासा इनके पास टेंडेंसी होता है। they strongly attracted to the magnet, मैग्नेट से आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। सम ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल जो है, वो एग्जांपल क्या है यहाँ पर, वो एग्जांपल्स देखो,
एग्जांपल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, एलॉय, लॉइक, एलोनिको। एलोनिको कैसे बनता है? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट इसको अगर हमने मिक्स किया तो एल्यूनिको बन सकता है, एलॉय। ये एलॉय भी इसमें शामिल है फेरोमैग्नेटिक होने में। ये लोग बहुत ही आसानी से ये दोनों पॉइंट भी हम लोग समझेंगे, नो डाउट। आपको पता है कि ये दो पॉइंट कैसे समझना है। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू क्राउड इनटू अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्राउड बना लेते हैं सर। अब यहाँ पे देखो, परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी लार्ज, बहुत ही लार्ज है सर। मतलब लार्ज मतलब ऐसा नहीं, इन द ऑर्डर ऑफ 100 एंड थाउजेंड्स के टर्म्स में काफी ज्यादा बड़ा होता है इसकी परमिएबिलिटी। इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। अब सोचो बहुत ज्यादा हाई है मतलब ये आसानी से इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजिली एंड स्ट्रांगली। अगर वेरी हाई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पढ़ा चुका हूं, तो इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजिली एंड स्ट्रांगली। देखो दोनों वर्ड लिखा हुआ है, इजिली और स्ट्रांगली, मतलब आसानी से और बहुत ही मजबूती का रिश्ता बनाना। कोई सीखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, बहुत आसानी से मजबूती का रिश्ता बनाते हैं लोग। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हो सकता है कि अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, सुनना ध्यान से, एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, लगातार टेम्परेचर बढ़ाने के से होता क्या है, हमेशा याद रखो, एक ऐसा टाइम आएगा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इसमें, डायमैग्नेटिक में, सॉरी पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते। एंड इस ट्रांजिशन वाले जो टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो उस टेम्परेचर को, उस ट्रांजिशन वाले टेम्परेचर को बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, और क्यूरी पॉइंट बोल सकते हैं, टीसीएन ये। बस मैं इस स्लाइड में नहीं लिखा था, ठीक है, पक्की बात है तो बोलो। देखो पहले स्क्रीनशॉट से बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? तो गाइस ध्यान दो, आगे देखो, क्यूरी टेम्परेचर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, माइक चार्ज अभी चार्जिंग लगाना है अभी, ठीक है। एक बात समझो पहले, थोड़ा सा एक्सपेंशन वाले पॉइंट पे इन दोनों के बारे में बातें करने से पहले ये थोड़ा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राइज इन टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, और सडन टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक बन जाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे बन जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा देखो ग्राफ को, थोड़ा समझो ग्राफ, ग्राफ कैसा हो सकता है? ग्राफ होगा ऐसा कुछ, अगर ये टेम्परेचर में बोल देता हूँ और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल देता हूँ, और जो मटेरियल है कौन? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, पहले से बोल दिया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी हाई, इट कैन बी इजीली एंड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये बहुत ज्यादा हाई है तो मैं हाई से ग्राफ स्टार्ट करूंगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे मुझे पता लग गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया अगर मैंने फॉर एग्जांपल, तो ये डिक्रीज होता है कब? जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। तो मैं टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है जो ग्राफ होगा वो ग्राफ डिक्रीज होगा, ऐसे धीरे 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 ऐसे कम होगा। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है, मतलब वो जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया। मतलब मान लो कि ये जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये अच्छा खासा मैग्नेट, क्योंकि ये इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहे एम, वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर वो बहुत ज्यादा हाई है तो अच्छा खासा मैग्नेट बन चुका है ये, और इसको हीट करूंगा तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होनी शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कम होनी चाहिए, डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। पर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, सोचो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, ऐसे कम करते करते कम करते 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 टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, इस पॉइंट को मैं ग्रीन मार्क कर लेता हूँ, येलो मार्क कर लेता हूँ। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पॉइंट से, सुनना ध्यान से, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, येलो नहीं ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अचानक से धड़ाम करके गिर जाएगा, ऐसे कैसे गिरेगा देखो, जुप ऐसे करके गिर जाएगा। तो अब देखो, तो ध्यान से देखो, तो ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ कह रहा है कि ये अभी के लिए तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक है, इट्स फेरोमैग्नेटिक राइट नाउ। भाई अपने फेरोमैग्नेटिक को हीट करना स्टार्ट किया, क्यों फेरोमैग्नेटिक? क्योंकि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत हाई है, तो आपने हाई से लो, लो की तरफ जा रहा है, वो कम हो रहा है, यहाँ पे वो कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बढ़ाते गए तो वो कम होते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा पॉइंट आया टेम्परेचर का, टेम्परेचर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आया जब ये धड़ाम से गिर गया, और ये ग्राफ कैसे मैच हो रहा है बताओ? ये ग्राफ इसके साथ मैच हो रहा है, ये ग्राफ इसके साथ मैच हो रहा है, और ये ग्राफ किसके लिए बताओ? ये ग्राफ पैरामैग्नेटिक के लिए। तो ये ग्राफ को, जब ये ग्राफ इस तरीके से गिरा धड़ाम से, एकदम अचानक से एक ऐसा पॉइंट है, उस टेम्परेचर से थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाया, झुक करके गिर गया, तो ये बन गया पैरामैग्नेटिक। उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, दिस टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया, इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक।
मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाए, उस टेम्परेचर को मैं कहता हूँ क्यूरी टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर को मैं कहता हूँ क्यूरी टेम्परेचर। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, टी मतलब क्यूरी टेम्परेचर, और जो टी है मेरा वो बड़ा है टीसी से। ये जो मेरा टी होगा, ये वाला टी, ये तो टी तो बड़ा है ना टीसी से, नो डाउट। और ये फॉर्मूला याद रखो, कभी कभार यूज हुआ तो यूज हुआ, क्यूरी टेम्परेचर। तो एक ऐसा टेम्परेचर देखो, ये एकदम पैरामैग्नेटिक बन गया, कन्वर्ट हो गया सर हम। तो इस ट्रांजिशन को, इस पॉइंट से थोड़ा सा भी टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो फटाक से फेरो पैरा हो गया। पक्की बात, समझा कि नहीं यार? हाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाली बातें समझो, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाली बातें समझो, एक्सप्लेनेशन वाली बातें समझो, आराम से, आराम से समझते हैं सर, आराम से समझते हैं। वो यूं ही रोने नहीं दूंगा, वो यूं ही रोने नहीं दूंगा, जब तक जिंदा हूँ तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसे गाना, तगड़ा गाना है सर, बहुत तगड़ा गाना है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत दर्द है गाने में, बहुत पेन है। पर सीन क्या है, सीन कुछ अलग ही दिखा दिया। चलिए ध्यान देते, साइकोलॉजी होगी कुछ। अब एक्सप्लेनेशन में समझो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि भाई ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक, इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं एटम नहीं बनाता हूँ, मैं सीधा सीधा ऐसे दिखा देता हूँ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनिशियली ठीक है, इनिशियली देखो क्या हो रहा है। इनिशियली इनिशियली हम क्या करते थे, हम इसमें बोल देते हैं एक रीजन, मतलब इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, हमने एक रीजन डिसाइड कर लिया, हमने एक रीजन ऐसे डिसाइड कर लिया, ठीक है, ऐसे रीजन डिसाइड कर लिया। उस रीजन में हमको देखने को मिला कि अगर यहाँ वाले जो एटम्स हैं उनकी सबकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये साइड है, सबकी मैग्नेटिक मोमेंट ये साइड है, इसलिए मैं सिर्फ एरो बना रहा हूँ। मैं एरो मतलब क्या, मैं मैग्नेटिक मोमेंट को दर्शा रहा हूँ। फिर हमने देखा कि कोई तो है जो यहाँ पर इस साइड जा रहा है, इस वाले रीजन, एक रीजन के हिसाब से बांट दिया गया कि फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस में हम रीजन के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रीजन वाला एटम्स होंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, इस रीजन वाले एटम की मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इधर किधर है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट इधर दिख रही है मुझे, इसकी वाली किधर दिख रही है, इनिशियल बात चल रही है, इनिशियल बात चल रही है, इनिशियल बात। इसको बोलते हैं डोमेन फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि हम रीजन के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट को देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में हमने काफी बड़ा सब्सटेंस है, तुमने बोला कि ये एक रीजन ले लिया, एक रीजन ले लिया, इधर एक रीजन, इधर इधर वाले एटम की सबकी मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रही है, इधर वाले की इधर जा रही है, इधर वाले की इधर जा रही है, इधर वाले की इधर जा रही है। बट फिर भी अभी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बताओ, अभी क्या है, बी एक्सटर्नल क्या है बताओ, इनिशियली बी एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब भी जीरो है। कैसे जीरो हो गया सर, देखना, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, कैंसिल हो गया, ये वाले रीजन की, इस वाले रीजन की मैग्नेटिक मोमेंट पता नहीं, इस वाले रीजन की मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। एक काम करते हैं ना सर, इसे कॉपी करते हैं और फटाक से सर, देखिए ध्यान से, इसको मैग्नेटाइज कर देते हैं सर। क्या कर देते हैं, मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करेंगे बताओ, तुमको पता ही है क्या करना है, तुमको पता ही है। सर एक बी एक्सटर्नल लगा दिया सर, बी एक्सटर्नल, जैसे ही बी एक्सटर्नल लगाया भाई साहब, ये लोग क्या है ना, ये एक रीजन के हिसाब से थे, ये सारे के सारे घूम गए सर, ये सारे के सारे घूम गए, ये सारे के सारे सर घूम गए। इसका एग्री रहने दो। सर बी एक्सटर्नल के डायरेक्शन में सर, ये इधर जा रहा था, इधर इधर एक दूसरे के इंपैक्ट को कैंसिल करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो रही थी, इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमने एक डायरेक्शन में, सर हमेशा बी एक्सटर्नल इधर क्यों लगाते हैं, उधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से ले लो। पर हमने देखा सर ये सारे के सारे आसानी से घूम गए, ये लोग तो सर अपनी पोजीशन को, अपनी बातों को तुरंत बदल दिया इन्होंने, कुछ करके घूम गए सर ये लोग, ये अंधे रास्ते चल रहे थे, इन अंधों को जैसे ही कोई आया, जैसे घुमा दिया थोड़ा सा, घूम गए उस डायरेक्शन में, उधर चलने लगे, तो सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो थी वो ऐसे बन गई, ये लोग सब के सब इधर आ गए। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि मुझे कम बनाना पड़े, सबके सब सर ऐसे घूम गए, ओ हो, ये बात है, यहाँ पे भी घूम गए सर, बिल्कुल घूम गए सर, हर जगह घूम गए।
सब घूम गए सर। ओ हो सर, दैट्स वाई हमने बोला कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट्स वाई वी सेड कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है दे आर इजिली एंड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज सर, इजिली एंड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है सर ये लोग। क्यों? क्योंकि सब लोग अंधे के जैसा चलते हैं सर। अच्छा हाँ, इनके पास भी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं। सारे सर इस डायरेक्शन में आ गए। मतलब सर, मतलब फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है सर, मतलब एक बार समझा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बी एक्सटर्नल के सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो गया। इसकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है सर, जाहिर सी बात है कि बी एक्सटर्नल आते ही नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इट मींस कि ये मैग्नेटाइज हो गया, इट मींस कि ये मैग्नेटाइज हो गया, नो डाउट। अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना ठीक है। इट मींस कि मैग्नेटाइज हो गया, तो बी एक्सटर्नल और इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया सर, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम। मतलब वही सर लास्ट वाला केस, अगर बी एक्सटर्नल यहाँ पे लगाया आपने, किसका? बार मैग्नेट वाला। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर भी एम नेट इधर ही आ गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया, तो इधर साउथ बन गया, इधर नॉर्थ बन गया, और ये दोनों अट्रैक्ट हो गए सर इधर। सेम केस हो गया सर, सेम केस, डायरेक्शन सेम है सर दोनों को। देखो क्या वही सब लिखा है क्या इस पॉइंट में? क्या इस पॉइंट में वही लिखा हुआ है? These are the substances which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field. They have strong tendency to move region from weak magnetic field to strong magnetic field. They strongly attracted to the magnet. Attracted क्यों बोला? Attracted क्यों बोला? इधर इधर ध्यान दो, ये अट्रैक्टेड सर। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सब कुछ सेम है सर, सब कुछ सेम है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है इस बार। और ये सर एग्जांपल्स, हाँ सेम डायरेक्शन वाला भी लिख लेना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के देयर नेट मैग्नेटिक मोमेंट या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आल्सो मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये भी लिख सकते हो, ये पॉइंट भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा नहीं लिख सकते हो। कैसे स्क्रीनशॉट लोगे बताओ? आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नो डाउट। क्या टॉपिक बचा हुआ है? 2 घंटे की वीडियो बन चुकी है ना, तो खत्म करते हैं वीडियो। क्या टॉपिक बचा बताओ? टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है एक, हिस्टैरिसीस लूप, सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, एक चैप्टर खत्म सर। अगली वीडियो में खत्म कर देंगे उसको भी, आधे घंटे की वीडियो बनेगी, वो खत्म कर देंगे उसी में। देखो ध्यान से, आराम से देखो कि क्या क्या बढ़ा है हमने। हाँ फेरोमैग्नेटिक देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। हाँ ये ले लो, ले लिया ले लिया ले लिया, ठीक है बढ़िया, ठीक पक्का। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। क्यू टेम्परेचर भी हो गया, सी अपॉन टी माइनस टी सी। क्यू टेम्परेचर फेरो से क्या बन जाता है? फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाता है, आपको पता होना चाहिए सारी बातें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, मजेदार तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहो।